The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Because पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। कि ये जो विरोध है वो इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है, ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने this was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सारी खबरें करते हैं तो यह खबर कैसे छोड़ देंगे। शायद 12 साल में पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में हार गए। महिला बिल, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज का जो बिल पेश किया गया लोकसभा में, वो बिल गिर गया। यानी केंद्र सरकार, यानी बीजेपी एनडीए सरकार वो संसद में नहीं पास करा पाई। और 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, इसलिए यहां पर चाहिए थे 352 वोट और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को मिले 298 298 वोट्स। और ये पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बिल ना पास करा पाए हों। इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताएंगे, तो ज़रा सुनिए। ऐसा अगर आप माने कि क्या ये सब सोची समझी साजिश थी, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले बता देते हैं कि 131 संशोधन बिल था, पास नहीं करवा पाई। कुल जो सीटें हैं लोकसभा में 543 हैं, और जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कराना होता है तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं 352। तो वो मेजॉरिटी नहीं थी और आए इनको 298। वैसे 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी सरकार को खुद पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2 बैसाखी पर वो सरकार चल रही है, एक नीतीश कुमार की बैसाखी और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। लेकिन इस बिल में दोनों ही उनके साथ थे। जहां एक तरफ सभी दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे थे, इनफैक्ट विपक्षी दल भी विरोध कर रहे थे, वहीं चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया। खैर 21 घंटे डिस्कशन चला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, सब ने अपनी अपनी बात कही। आरोप रहे, प्रत्यारोप रहे। राहुल गांधी ने चुटकी में यहां तक कह दिया कि हमारे ज़िंदगी में बचपन से हम आसपास महिलाओं से घिरे रहते हैं, चाहे वो हमारी माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, लेकिन मेरे और प्रधानमंत्री मोदी के मामले में पत्नी नहीं है, तो हमें उनसे सुझाव नहीं मिलता है। तो उन्होंने वो चुटकी भी प्रधानमंत्री मोदी और अपने आप को भी इंक्लूड करके लिखी। लेकिन बहुत दिलचस्प है ये कि क्या स्ट्रैटेजी थी इसको लाने की, और वो भी ऐसे वक्त जब चुनाव चल रहे हों। चुनाव के बीच में जहां अभी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, 2 बड़े राज्यों की वोटिंग होनी बाकी है, उससे पहले विशेष सत्र बुलाया गया 3 दिन का। अच्छा, जब सरकार को ये बिल पास कराना था तो फिर ऑल पार्टी मीट क्यों नहीं बुलाई? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से बात क्यों नहीं की? अगर आप महिलाओं को लेकर इतने सजग हैं तो फिर आपने पहले कंसेंसस क्यों नहीं बनाया, अलग से क्यों नहीं बुलाया? और अब पूरा कैंपेन चलाएगी बीजेपी कि देखिए विपक्ष कैसे महिला विरोधी है। और विपक्ष कह रहा है कि भाई हम तो महिला बिल के साथ में हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण इसके साथ में है, पर ये साथ में महिला बिल की आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहते थे, उसमें ओबीसी लोगों का हक मारना चाहते थे, दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटें कम करना चाहते थे, हिंदी भाषी राज्यों में सीटें बढ़ा करके हमेशा सत्ता में रहना चाहते थे। ये महिला बिल के साथ में डिलिमिटेशन बिल अश्वमेध घोड़ा था बीजेपी का, जिसको विपक्ष ने बांध लिया है। ऐसा विपक्ष ये बातें कर रहा है। अब जो हमने आपको बताया ही है। और सरकार ने क्या किया कि जब महिला बिल गिर गया तो उन्होंने परिसीमन का बिल पेश ही नहीं किया और केंद्र शासित प्रदेश कानून भी पेश नहीं किया। उनको पता था कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो पास नहीं करा पाएंगे, यानी उसको रोक लिया। अब महिला बिल को गिराने की स्ट्रेटेजी थी, ये हम आपको बता सकते हैं। अब जो
एनडीए के पास बहुमत कभी नहीं था इस बिल को पास कराने के लिए। इनके पास 298 सांसद थे, चाहिए थे 392, और बिल पर 528 सांसदों ने वोट किया, 2/3 होता है 352 यानी 352, लेकिन बीजेपी को मिले पक्ष में 298। एनडीए के पास खुद 293 सांसद हैं। भाजपा सिर्फ 5 सांसदों को कन्विंस कर पाई कि महिलाओं के लिए पक्ष में वोट देना है, बाकी विपक्ष को विश्वास लेने में सफल नहीं हुई है। शायद सरकार चुनाव के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट इस मामले पर नजर आया हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो YSR कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो। टीएमसी ने तो यहां तक कह दिया कि आप 33% आरक्षण क्यों कर रहे हैं, आप 50% करिए, प्रधानमंत्री सीट पर भी आप आरक्षण करिए, ढाई साल कोई पुरुष प्रधानमंत्री रहे और 2.5 साल किसी महिला को बनाइए। अगर आप इतने हितैषी है तो वाई आरंट यू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये बात भी बोली है। अब वैसे तो सरकारें अपने बिल अपने हिसाब से लाती हैं, लेकिन 24 साल बाद कोई बिल गिरा है। 2002 में पोर्टल आए थे, वो अटल बिहारी की सरकार में वो गिरा था, और 1990 में के बाद पहला ऐसा बिल है जो ये गिरा हुआ है। अब तमाम लोग सारी बातें अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अगर ये महिला बिल पास हो गया होता तो फिर बीजेपी लाती परिसीमन बिल, और परिसीमन बिल लाती तो 800 पास होती लोकसभा की सीटें, और यूपी और बिहार राज्यों में मिलाकर के सीटें लगभग 90 के करीब बढ़ जाती। तो विपक्ष तमिलनाडु कह रहा है भाई जनसंख्या के अनुसार होना है, हमने जनसंख्या कंट्रोल करने पर काम किया, आपने कहा कि जनसंख्या कंट्रोल करें। दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल करी, कम बच्चे पैदा किए, साक्षर बनाया, और इनफैक्ट दक्षिण भारतीय राज्यों का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नॉर्थ इंडियन स्टेट से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि हमने देश की विकास में वृद्धि में ज़्यादा योगदान दिया, इसलिए हमें इसकी सज़ा दी जा रही है। बहुत सारी बातें हुई हैं। प्रियंका गांधी ने भी जब ये बिल गिरा तो उन्होंने भी तमाम बातें कही हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से ये जब वो संसद से निकल रही थी तो उन्होंने कहा कि ये महिलाओं की हितैषी बनती हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या है, जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर में कुछ नहीं किया, जिन्होंने महिला पहलवानों के लिए कुछ नहीं किया, अब ये लोग महिला विरोधी माइंडसेट की बात करेंगे। ये बात प्रियंका गांधी ने अपने वक्तव्य में कही जब वो संसद के बाहर निकल रही थी। अच्छा, अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बिल विपक्ष पास करवा दे, वरना मुझे इसका पॉलिटिकल क्रेडिट मिलेगा। अगर आप पास करने में मदद करते हैं तो मैं लिखूंगा कि मैं पूरे विपक्ष का धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। साफ तौर पर ये सब सारी बातें हो रही हैं, तमाम रिएक्शंस भी आए हैं, वो रिएक्शंस भी सुनवाएंगे, लेकिन आप समझिए कि आप प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे। बीजेपी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलती है, मैं फिर बोल रहा हूं, और हम द रेड माइक पर आपको सही बात बताते हैं। अब बीजेपी क्या करेगी, उनको पता था कि महिला बिल पास कराने के लिए उनके पास नंबर नहीं है, फिर भी लाए, डिस्कशन कराया, माहौल बनवाया पूरे देश में, महिलाओं के लिए रैलियां करवाई, कार्यक्रम करवाए, बीजेपी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता को लगा दिया। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी कितना महिलाओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब ये बिल गिर गया, अब देखिएगा बंगाल में आज से क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कहेंगे ये कांग्रेस और टीएमसी महिलाओं विरोधी हैं। मैं चाहता था कि हमारी माताओं बहनों को आरक्षण मिले, भागीदारी बढ़े, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। ये लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े। आप देखिएगा आज से ये पॉलिटिकल विक्टिम कि मैं पीड़ित हूं, मैं तो चाहता था महिलाओं के लिए आरक्षण लाना, लेकिन ये लाए नहीं। अब विपक्ष कह रहा है कि हम तो इसके खिलाफ नहीं हैं, आप अलग से लेकर के आइए, 2011 की अभी के हिसाब से कर दीजिए आप आरक्षण, जो 543 सीट्स हैं अभी के हिसाब से आरक्षण कर दीजिए, डिलिमिटेशन भी अभी के हिसाब से कर दीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सारी बातें हैं, लेकिन आप सब समझिए कि ये खेल है। अब संजय सिंह ने कहा कि इन बहनों को शायद ये नहीं पता कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पूर्ण समर्थन से विपक्ष ने पास किया था, वो 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया। जो बिल विपक्ष ने गिराया वो टुकड़े टुकड़े बिल था, डिलिमिटेशन के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश थी। हम उत्तर दक्षिण का झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये बात संजय सिंह ने बोला। उन्होंने बोला टुकड़े टुकड़े गैंग की देश को तोड़ने की कोशिश नाकामयाब रही। याद रखिए महिला आरक्षण बिल नहीं, ये दो देश तोड़ो बिल था। तो इस बहुत सारे रिएक्शंस आए, आपको सुनिए, लेकिन याद रखिएगा अब रोज बीजेपी कहेगी कि विपक्ष महिला विरोधी है, महिला विरोधी है और महिला विरोधी है। अब देखते हैं कि लोग की बंगाल की महिलाएं क्या करेंगी, क्योंकि निशाना बंगाल पर है और वोटिंग 23 और 29 तारीख को हमारी नजरें हैं। हमें लगा इस खबर के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे का खेल क्या है, वो हमने आपको बताया। आपको इन रिएक्शंस के साथ छोड़े जाते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, पता नहीं सत्ता पक्ष के लोग किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं। आज जो बिल गिरा है वो महिला बिल नहीं है। असल महिला बिल जो 2023 में पास हुआ था वो आज भी इंटैक्ट है और स्टैंडिंग है। आज सिर्फ अमेंडमेंट गिरी है जो डिलिमिटेशन को लेकर थी, जिसमें ये सरकार चाहती थी अपने हिसाब से देश के इलेक्टोरल मैप को बदलने की। सिर्फ वो खारिज हुआ है और उसकी हमें खुशी है। महिला बिल 2023 का इंटैक्ट है। हमारी मांग है कि सरकार उसे 29 में लागू करे, 33% आरक्षण 543 सीट पे देने का काम करे। इनकी नीयत सही है तो ये करेंगे, वरना इन्हीं का महिला विरोधी चेहरा सामने आएगा। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो मोदी की थी उसको नाकाम करने का काम इस बिल को गिरा करके विपक्ष ने किया। सब बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी, अरे भाई महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। आप बताइए 2023 में जो बिल पास किया था मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। ये मैंने थोड़ी लिखा था। 2023 का बिल पढ़ लीजिए। तब हम लोगों ने कहा भाई 543 में 33% आरक्षण आज दे दो, 24 में चुनाव करा लो। तब नहीं माने ये। आज फिर हम दोहरा रहे हैं। कल लेके आओ स्पेशल सेशन, एक दिन का और बढ़ा दो। अभी तो है कल का सेशन। 543 में 33% आरक्षण देना हो आज दे दो, आज दो। लेकिन आप टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह देश के राज्यों को तोड़ने की जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, अभी दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, बंगाल की सीटें आप कम कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीटें आप कम कर रहे हैं, उड़ीसा की सीटें आप कम कर रहे हैं, ये किससे पूछ के कर रहे हैं? किस आधार पर कर रहे हैं? 2011 का सेंसस कैसे माना जाएगा? आप तो कह रहे हैं 26 में जाति जनगणना आपने शामिल किया, 11 में तो जाति जनगणना शामिल है नहीं। तो आप कैसे उस सेंसस के आधार पे कर देंगे सीटों को बढ़ाने का काम? गिरिराज कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर उतरे, टंकी पे नाचे, जो मन में आया करें, टंकी पे चढ़ के नाचे। देश की अखंडता की बात की, हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का।